तुमने कभी किसी रेलवे स्टेशन को रात के ठीक 3 बजे देखा है? नहीं ना। तो आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो किसी कहानी की तरह नहीं है। ये उस रात की हकीकत है जिसने मेरी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक वो हिस्सा जो जिंदा था और दूसरा जो अब भी उस बेगमपुर स्टेशन पर भटक रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बात को सिर्फ एक डरावनी कहानी समझो, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा वो तुम्हारी नींदें उड़ा सकता है, लेकिन अब बताना जरूरी है क्योंकि शायद ये मेरी रूह को थोड़ी राहत दे सके। साल था 2018। दिसंबर की एक सर्द रात। कुहासा ऐसा था जैसे आसमान ने अपनी आंखों पर सफेद चादर बांध ली हो। मैं उस दिन अपने एक क्लाइंट से मिलने पटना जा रहा था, लेकिन ट्रेन लेट हो गई थी। वहां बहाई रही थी और मुझे बेगमपुर नाम के इस छोटे से स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ी। बेगमपुर स्टेशन एक वीरान, भुला दिया गया ठिकाना। न वहां कोई आवाज थी, न कोई इंसान, बस एक पुराना फर्नीचर बोर्ड और 2 प्लेटफॉर्म जिनके ऊपर जंग खाई छतें थीं और दीवारों पर पुराने पोस्टर। जैसे बरसों से किसी ने छुआ भी ना हो। स्टेशन मास्टर का छोटा सा केबिन था जिसके अंदर पीली रोशनी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। नाम था उसका रघुनाथ। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और आंखों में अजीब सी थकावट। लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, कुछ पल को ऐसा लगा मानो मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। उसने मुझे अंदर बुलाया और पूछा, बेटा रात यहीं गुजारोगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया और वहीं एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। रात बढ़ती जा रही थी और कुहासा और भी घना हो गया था। दूर कहीं सियारों की आवाजें आ रही थीं और तभी अचानक रघुनाथ ने चाय बनाई और मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में झांक रही थीं। तुम पहली बार आए हो ना बेगमपुर? उसने धीमे स्वर में पूछा। मैंने कहा हाँ। उसकी आंखों में अजीब सी नमी आ गई और फिर जो उसने कहना शुरू किया वो मेरी रूह तक में उतर गया। तुम्हें पता है, उसने कांपती आवाज में कहा, इस स्टेशन पर कोई ट्रेन रात के 3 बजे नहीं रुकती। पिछले 15 सालों से नहीं, लेकिन कुछ लोग अब भी उस गाड़ी के आने का इंतजार करते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, कैसी गाड़ी? उसने एक लंबा सांस लिया और फिर कहा, मरने वालों की गाड़ी। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि मैं बीच में टोक भी नहीं सका। 2003 की बात है, रघुनाथ ने कहना शुरू किया। उस समय मैं नया नया स्टेशन मास्टर बना था यहाँ का। एकदम ताजा नियुक्ति थी और पहली ही रात मेरी ड्यूटी थी। सर्द रात थी, कुछ वैसी ही जैसी आज है। घना कुहासा और रात के 3 बज रहे थे। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक ट्रेन आकर रुकी। मैंने रिकॉर्ड में देखा, कोई ट्रेन उस वक्त आने वाली नहीं थी, ना ही कोई सिग्नल था। वो ट्रेन पुरानी थी, बहुत पुरानी। लकड़ी की बोगियां, कोयले वाला इंजन और सबसे डरावनी बात, कोई इंसान नहीं था उसमें। बस एक औरत की सिसकियां गूंज रही थी हर डिब्बे से। मैं सिहर गया। मैं डर के मारे केबिन में दुबक गया था। वो बोलते बोलते कांपने लगा। लेकिन फिर प्लेटफॉर्म पर एक लड़की आई, लाल साड़ी में, काले लंबे बाल। वो ट्रेन की तरफ चलने लगी। मैंने खिड़की से झांका। उसकी चाल में कोई इंसानियत नहीं थी, जैसे जमीन से छुए बिना ही चल रही हो। फिर वो ट्रेन में चढ़ गई और अगले ही पल ट्रेन ऐसे गायब हो गई जैसे कभी आई ही ना हो। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, शायद नींद या डर से नहीं, किसी पुराने घाव से। अगले दिन जब मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने बताया कि बरसों पहले एक नवविवाहिता ने अपने पति की मौत के बाद इस स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही दहेज के लिए उसे जला दिया गया था और वो अपनी ससुराल वालों से मिलाने के लिए ट्रेन से जा रही थी, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाई। मैंने पूछा, तो वो औरत? वही थी, रघुनाथ बोला। उसकी रूह आज भी उसी ट्रेन का इंतजार करती है जो उसे कभी ले गई थी, और अब वो खुद उस गाड़ी में बैठ चुकी है। और जिसे भी वो बुलाती है, कहा मैं दीदी है, वो कभी लौट कर नहीं आता। उसकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन मैं अब उठ नहीं पा रहा था। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तुम्हें पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उस रात के बाद हर साल उसी तारीख को 3 बजे वो ट्रेन आती है और कोई ना कोई उस प्लेटफॉर्म से गायब हो जाता है, बिना कोई सुराग छोड़े। और क्या तुम जानते हो, उसकी आवाज अब बहुत धीमी हो गई थी, कि इस साल उस तारीख को कौन गायब होगा? मैं चौंक गया।
उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम। मैं हंस पड़ा। नर्वस हंसी थी वो। मैंने घड़ी देखी। ठीक 3 बज रहे थे और तभी एक सीटी गूंजी, बहुत दूर से आती हुई, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। रघुनाथ ने मेरी तरफ देखा, लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं, जैसे कोई इंसानी आंखें नहीं थी वो। मैं दौड़कर बाहर आया और देखा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक पुरानी फिर तो लकड़ी की ट्रेन खड़ी थी। वही लाल साड़ी में लिपटी औरत बोगी के दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे कदम जमीन से नहीं उठ रहे थे। और फिर रघुनाथ पीछे से बोला, अब तुम उसका हिस्सा बन चुके हो, अब तुम भी किसी को यह कहानी बताओगे। और तभी सब अंधेरा हो गया। जब मैं 2 दिन बाद होश में आया तो खुद को एक अस्पताल में पाया। मेरी जुबान बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं ट्रैक पर बेहोश पड़ा था और कोई नहीं जानता कि मैं वहां कैसे पहुंचा। रघुनाथ, कोई नहीं जानता उस नाम का कोई स्टेशन मास्टर। रिकॉर्ड्स में उस नाम का कोई आदमी पिछले 20 सालों में वहां नियुक्त ही नहीं हुआ। लेकिन मैं जानता हूं कि जो कुछ मैंने देखा और उस दिन के बाद जब मैंने अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच आंखें खोली थीं, तब से एक बात बिल्कुल साफ थी। मैं अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। शरीर तो जिंदा था, लेकिन मन, वो शायद उस ट्रेन के किसी डिब्बे में ही कहीं छूट गया था। डॉक्टरों ने इसे ट्रॉमा कहा, पुलिस ने हैलुसिनेशन, और मेरे अपने घर वालों ने इसे थकावट का नाम दे दिया। पर मैं जानता हूं, रघुनाथ ने जो कहा था वो एक चेतावनी थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए जो सिर्फ एक रात का बहाना बनाकर बेगमपुर स्टेशन की ओर रुख करते हैं। मेरे ठीक होने के बाद मैंने उस स्टेशन की सच्चाई जानने की ठान ली। मैं फिर गया, हाँ, उसी बेगमपुर स्टेशन पर दिन में। और उस दिन की धूप में सब कुछ बेहद आम लगा। कुछ गरीब कुली, 2-3 चाय वाले और स्टेशन मास्टर का केबिन, जो अब पूरी तरह बंद था। जंग लगे ताले लटक रहे थे। मैंने एक चाय वाले से पूछा, भाई रघुनाथ जी को क्या हुआ? वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे मैंने कोई मरा हुआ नाम लिया हो। कौन रघुनाथ? उसने पूछा। अब तुम कहानी के वाहक हो, किसी और को बताना मत भूलना। वो शब्द मेरी जेब की घड़ी के पीछे दर्ज थे, लेकिन असल में वो मेरी आत्मा पर खुदे हुए थे। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही। हर रात मैं कुछ न कुछ महसूस करता था। कभी सपनों में वही ट्रेन सीटी देती थी, कभी दिमाग में वही लाल साड़ी लहराती दिखती थी, और कभी कभी मैं आधी रात उठकर खुद को स्टेशन की दिशा में चलते हुए पाता। मैंने कोशिश की सब कुछ भूल जाने की, लेकिन बेगमपुर मुझे भूलने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, जो बूढ़े मास्टर थे, सफेद दाढ़ी वाले, यही बैठते थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने धीमे से कहा, साहब, यहां कोई रघुनाथ नहीं बैठता। सालों से नहीं, लेकिन बहुत पहले, कोई 50 साल पहले, एक रघुनाथ नाम के स्टेशन मास्टर की यहां मौत हो गई थी। कैसे मौत? उसने गर्दन झुका ली और बोला, रात के 3 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, उसी ट्रेन के इंतजार में। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सांसें किसी ने जकड़ ली हों। वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, मैं उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसा हिस्सा जो अब आगे बढ़ने से इनकार करता था। रात को होटल में नींद नहीं आई। मैंने सोचा, अगर मुझे सच जानना है तो मुझे उस ट्रेन का सामना दोबारा करना होगा। एक बार फिर रात के 3 बजे उसी प्लेटफॉर्म पर। अगली रात मैं बिना किसी को बताए सीधा बेगमपुर स्टेशन पहुंचा। वो जगह दिन में जैसी सामान्य लगती है, रात में वो अपनी असली शक्ल दिखाती है। कुहासा पहले से ज्यादा घना था। चारों ओर सन्नाटा, हवा में गूंजती रेल की पुरानी आवाजें, आशिक सिंगे, और प्लेटफॉर्म की टूटी फूटी टाइलों पर मेरे कदमों की गूंज। और फिर ठीक 3 बजे वो सीटी फिर सुनाई दी। मैं कांप उठा, लेकिन रुका नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ा। वो ट्रेन, वही पुरानी, वही लकड़ी की गाड़ियां, वही कोयले की महक, और उस लाल साड़ी वाली औरत फिर वहीं खड़ी थी। लेकिन इस बार वो मुझे देख नहीं रही थी। उसके हाथ में एक पुराना खिलौना था जो जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था। मैंने गौर से देखा, वो खिलौना मेरे बचपन का था। मेरी माँ ने कभी मुझे वही तोहफे में दिया था, लेकिन वो यहां कैसे? और तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून था। उसने कहा, तुम लौट आए हो।
अब तुम देखोगे जो किसी ने नहीं देखा। मैं न चाहते हुए भी उस ट्रेन की तरफ बढ़ा। डिब्बे में कदम रखा तो अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी रोशनी थी। एक कमरा था वहां जिसमें कई और रूहें बैठी थीं, कुछ चुप, कुछ सिसकती और कुछ मेरी तरफ देखती हुई। वहीं कोने में एक बच्चा बैठा था, मेरी ही शक्ल का। मैं कांप उठा। ये क्या है? मैंने उस औरत से पूछा। उसने कहा, यह तुम्हारी आत्मा का टुकड़ा है जो उस रात यहां छूट गया था। अब या तो इसे साथ लेकर लौट जाओ या यहीं हमारे साथ रहो। मैं चुप रहा। हर एक पल मेरे भीतर कुछ तोड़ रहा था। डर, पछतावा, भावनाएं सब गड्ढ-मड्ढ हो चुकी थीं। और तभी एक आवाज आई, मेरी मां की। वापस लौट आओ बेटा। वो ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। मैंने उस बच्चे को उठाया और भागता चला गया। बाहर निकलते ही ट्रेन ने सीटी दी और धुएं में लिपटी वो अंधेरे में विलीन हो गई। सुबह जब आंख खुली तो मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला पड़ा था। कोई ट्रेन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस अपने भीतर एक अजीब सी हल्की सी तसल्ली। मेरी जेब में एक पुरानी घड़ी थी, उसी बच्चे की, और घड़ी के पीछे लिखा था, अब तुम कहानी के वाहक हो, किसी और को बताना मत भूलना। समाप्त। लेकिन अगर कभी रात को 3 बजे नींद टूटे और बाहर सीटी सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना, क्योंकि अब वो जानती है कि तुमने कहानी पूरी पढ़ी है। 3 महीने बाद एक और सर्द रात मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के ठीक 200 पर 3 मिनट बाकी थे। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ रखा था, एक लिफाफा। लिफाफे में बस एक फोटो थी रघुनाथ की, और पीछे लिखा था, वो अब लौट आया है। मैंने उसी वक्त अपना फोन उठाया और सीधे एक पत्रकार दोस्त को कॉल किया, अनुभव त्रिवेदी। वो लोकल लेजेंड्स और अनसुलझे रहस्यों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। मैंने उसे सब कुछ बताया और उसने बिना देरी किए अगले दिन चलने को कहा। हम दोनों बेगमपुर पहुंचे, इस बार 2 कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और 2 बैकअप टीम के साथ। स्टेशन दिन में वैसे ही वीरान था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अब एक बड़ा पोस्टर टंगा हुआ था, रेल मंत्रालय द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 बंद किया गया है, किसी भी कीमत पर यहां न जाएं। लेकिन रात में हम दोनों उसी प्लेटफॉर्म पर गए। अनुभव अपने कैमरे के पीछे था और मैं फिर से उस जगह खड़ा था जहां उस औरत की आंखें आखिरी बार मुझसे मिली थीं। ठीक 3 बजे सीटी गूंजी, लेकिन इस बार ट्रेन नहीं आई, बल्कि प्लेटफॉर्म के पीछे अंधेरे से कोई चलकर आया। एक लंबा दुबला शरीर, सफेद बाल, लाल आंखें, रघुनाथ। लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं, शरीर झुलसा हुआ था और उसकी आवाज धुआं बनकर हवा में घुल रही थी। तुमने मेरी विरासत तोड़ दी, उसने कहा। उस औरत को मुक्ति दे दी, लेकिन कीमत तो चुकानी होगी ना। और तभी अनुभव चिल्लाया, कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? रघुनाथ की रूह हंसी, एक धीमी कांपती हंसी, और उसने मेरी तरफ इशारा किया। अब ये स्टेशन तुम्हारा है। अब तुम गिनोगे ट्रेनें, तुम देखोगे कौन आए, कौन जाए, और हर साल किसी एक को बुलाओगे, जैसे मैंने बुलाया तुम्हें। मैं चीखा, नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया, मुझे इससे आजादी चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अनुभव का कैमरा अपने आप ऑन हुआ, रिकॉर्डिंग चालू, और उसके पीछे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी। बिल्कुल असली, लेकिन उसमें बैठे यात्री नहीं, छायाएं थीं। हर डिब्बे की खिड़की से झांकती एक जोड़ी आंखें, और उनमें वो सब चेहरे जिनकी मौतें कभी दर्ज नहीं हुई। अनुभव कैमरा लेकर भागा, लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पार किया, वो वहीं जम गया। उसका शरीर पत्थर बन चुका था और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थीं, जैसे वो कहना चाह रहा हो, अब मेरी बारी थी। अगली सुबह स्टेशन वीरान था। अनुभव की टीम ने उसे स्टेशन पर ढूंढा, लेकिन न उसका कैमरा मिला, न उसकी बॉडी। सिर्फ एक चीज मिली, एक नया बोर्ड जिस पर लिखा था, स्टेशन मास्टर अयान मलिक। यही मेरा नाम था। अब मैं कहीं नहीं हूं, और हर कोई कहता है कि मैं गायब हो गया, पर नहीं, मैं यहीं हूं। रात को ठीक 3 बजे बेगमपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उस रघुनाथ की जगह। अब मैं ही गिनता हूं वो ट्रेनें, मैं ही सुनता हूं सीटी, और मैं ही किसी एक को हर साल बुलाता हूं, ताकि कहानी आगे बढ़ती रहे। और अगर तुमने अब तक ये कहानी पढ़ ली है
तो अगली बार जब तुम्हारा फोन बजे या दरवाजे पर दस्तक हो रात को 3 बजे, तो मत भूलना ये कहानी अब तुम्हारी है। समाप्त नहीं, सिर्फ विरासत शुरू। तुम सोचते हो कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं। सच ये है कि कहानी तभी खत्म होती है जब उसे कोई सुनने वाला ना हो। और बेगमपुर की कहानी आज भी हर साल एक नया चेहरा तलाशती है, एक नई रूह जो पुरानी विरासत को आगे बढ़ा सके। मैं अब स्टेशन मास्टर नहीं हूं, मैं अब खुद वो ट्रेन बन चुका हूं। साल बीत गए और मैं हर साल एक चेहरा चुनता हूं, वो जो अकेला होता है, टूटा हुआ, या ऐसा कोई जिसकी आत्मा पहले से ही बिखरी होती है। उनमें एक लड़की भी थी, सना, दिल्ली की थी, अकेली पत्रकार जो रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानियां नाम से एक स्टोरी सीरीज चला रही थी। उसे बेगमपुर का नाम कहीं से मिल गया था। उसने मेरी कहानी पढ़ी तुम्हारी तरह, और फिर वो आई कैमरा, नोटबुक और बहुत सारे सवाल लेकर। ठीक 3 बजे रात वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। मैंने दूर से देखा, वो वही थी, वही जिसे चुना गया था। वो स्टेशन की दीवारों की तस्वीरें ले रही थी, कुछ फटी हुई सीटों की, और फिर उसने कैमरा मेरी तरफ घुमा दिया। हाँ, मेरी। मैं अब कोई चेहरा नहीं हूं, बस एक परछाई हूं जो हर साल सामने आती है, सिर्फ एक को छूने और अपनी विरासत देने। वो मेरे पास आई और बोली, क्या आप ही हैं अयान मलिक? मैंने सिर्फ उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, मुझे सब जानना है। वो हूं जिसे बार बार बलि चढ़ाया गया। उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें आक्रोश था। मैं अब किसी ट्रेन का हिस्सा नहीं बनूंगी, अब ये ट्रेन रुकेगी नहीं। उसने ट्रेन के इंजन की ओर देखा और वो ट्रेन धुएं में भस्म हो गई। गुनात की रूह, अनुभव की परछाई और बाकी सब एक एक कर जलने लगे। वो औरत सना की तरफ मुड़ी और बोली, तू आई थी कहानी जानने, अब तू ही कहानी बनेगी। सना चीखी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म की दीवारें ढहने लगी, जमीन फटने लगी, और फिर सब खामोश। अगली सुबह रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर एक अपडेट आया। बड़े खेद के साथ सूचित किया जाता है कि बेगमपुर रेलवे स्टेशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के स्थान पर अब केवल धूल है। कोई रिकॉर्ड नहीं कि यहां कभी कोई ट्रेन रुकी थी या कोई मास्टर तैनात था। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मैं अब भी हर रात ठीक 3 बजे किसी और के सपने में दस्तक देता हूं। इस बार सना की जगह कोई और होगा, शायद तुम, क्योंकि कहानी कभी नहीं मरती, वो बस अगला नाम ढूंढती है। और तुमने कहानी का हर शब्द पढ़ा है, तो अब देखो, अगर अगली बार तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर एक पुराना स्टेशन दिखाई दे या किसी अजनबी नंबर से आवाज आई, तुम्हें एक स्टेशन मास्टर से मिलना है, तो समझ जाना अब तुम्हारी ट्रेन आने वाली है। इस बार अंतिम शब्द नहीं है, इस बार शुरुआत तुम्हारी है।